आज हमारा टॉपिक है कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में जो टॉपिक्स है वो कौन कौन से हमने पढ़ने हैं। सीक्वेंशियल फ्लो ऑफ प्रोग्राम, बूलियन एक्सप्रेशन, रिलेशनल ऑपरेटर्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट्स, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट एंड ब्रेक स्टेटमेंट। कंट्रोल स्ट्रक्चर आर फ्लो ऑफ प्रोग्राम के प्रोग्राम का जो फ्लो होगा वो किस तरह होगा। देखिए, हर चीज़ की, पानी की एक फ़्लो होती है, ठीक है, कि किस सिमत पानी जा रहा है। इसी तरह प्रोग्राम का भी एक फ़्लो होता है जो हम किस तरह प्रोग्राम को कंट्रोल कर सकते हैं। अ कंप्यूटर कैन प्रोसेस अ प्रोग्राम इन वन ऑफ द फॉलोइंग वेज। इन डिफरेंट तरीक़ों से कंप्यूटर प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। जो सबसे पहले जो फर्स्ट मेथडोलॉजी है वो सीक्वेंस और सीक्वेंशियल फ्लो ऑफ प्रोग्राम। दूसरा है सेलेक्टिवली या सिलेक्शन और ब्रांच भी कहते हैं। एंड जो थर्ड है उसको कहते हैं रिपीटिटिवली या रिपीटिशन। तो इन तीन तरीक़ों से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। सीक्वेंशियल फ्लो ऑफ प्रोग्राम क्या है? सिंपल सीक्वेंशियल प्रोग्राम्स with such a program the computer start at the beginning and follows the statement in order। इसमें क्या होता है कि जितने भी इंस्ट्रक्शन आपके प्रोग्राम में होते हैं वो सीक्वेंस नंबर बाय नंबर एक एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते हैं। नो चॉइस आर मेड, इसमें कोई चॉइस नहीं होता कि कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है कौन सा नहीं करना, बल्कि सारे एग्जीक्यूट करने। देयर इज़ नो रिपीटिशन, और रिपीटिशन मीन्स कि कोई एक स्टेटमेंट एक से ज़्यादा दफ़ा एग्जीक्यूट नहीं होगा। सिंगल स्टेटमेंट सिंगल टाइम एग्जीक्यूट होगा, इसको सीक्वेंशियल फ्लो कहते हैं। ये सिंपल प्रोग्राम है, तो इसमें कोई भी इसी तरह चीज़ नहीं है। सीक्वेंशियल का एक एग्जांपल है कि प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा तो ये कोड जो है ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा एंड तक, तो इसको सीक्वेंशियल फ्लो कहते हैं। सीक्वेंशियल फ्लो अगर डायग्राम हम देखें तो ये स्टार्ट होगा 1 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, 3, 4, 5 जितने भी स्टेटमेंट है आखिर एन स्टेटमेंट तक एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद एंड होगा। ये डायग्रामेटिकली यहाँ पे दिखाया है। कंट्रोल स्ट्रक्चर असल में ये तो है सीक्वेंशियल फ्लो। कंट्रोल स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चर को या फ्लो को कंट्रोल किस तरह किया जाता है। कंट्रोल स्ट्रक्चर प्रोवाइड अल्टरनेटिव्स क्या मतलब? मुतबादिल टू सीक्वेंशियल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड आर यूज्ड टू अल्टर द सीक्वेंशियल फ्लो ऑफ प्रोग्राम। सीक्वेंशियल या कंट्रोल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं कि जब हम नॉर्मल फ्लो, जो भी मैंने बताया था कि सीक्वेंशियल फ्लो क्या होता है, उसको नॉर्मल फ्लो भी कहते हैं, कि हर इंस्ट्रक्शन लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। उसको अगर हमने अल्टर करना है यानी उसको अगर हमने चेंज करना हो तो फिर हमने क्या यूज़ करना पड़ेगा? हमें कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर में जो बेसिक दो चीज़ें हैं उसमें फर्स्ट है सिलेक्शन, दूसरा है रिपीटिशन। सिलेक्शन मीन्स कि आप सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। आपके पास बच्चे आ गए 20, आपने क्रिकेट टीम के लिए सेलेक्ट करने हैं, तो मैक्सिमम आप 13-14 बच्चे सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि 11 का टीम होता है तो एक दो एक्स्ट्रा, तो उनमें क्या करेंगे? किसी क्राइटेरिया के बेस पे सिलेक्शन करेंगे। तो प्रोग्राम में भी इसी तरह है कि जब आपने सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करने हो, किसी सिलेक्शन किसी कंडीशन के बेस पे कुछ स्टेटमेंट को इग्नोर करना हो और कुछ को एग्जीक्यूट करना हो, तो उसको क्या कहते हैं? सिलेक्शन कहते हैं। रिपीटिशन मीन्स कि आप एक चीज़ को बार बार क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। सेलेक्टिवली फ्लो ऑफ प्रोग्राम या सिलेक्शन क्या होता है? इन सिलेक्शन द प्रोग्राम एग्जीक्यूट पार्टिकुलर स्टेटमेंट डिपेंडिंग ऑन सम कंडीशन। कुछ पार्टिकुलर स्टेटमेंट्स होते हैं, ये नहीं कि सारा प्रोग्राम आपका जो ना किसी कंडीशन बेस पे होगा, ठीक है। इन कोई एक प्रोग्राम इन तीन चीज़ों की कम्बिनेशन से भी हो सकता है। क्या चीज़? उसमें ज़ाहिर बात है हर प्रोग्राम में जो सीक्वेंशियल फ्लो है वो भी मौजूद होता है। बाकी जो दो है वो ऑप्शनल हैं, तीनों भी एट ए टाइम हो सकते हैं। तो सिलेक्शन जो है वो क्या है कि कुछ मखसूस स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, लेकिन वो किस चीज़ पे डिपेंडेंट होंगे कि अगर कोई कंडीशन ट्रू है।
अच्छा, अब सिलेक्शन जो है वो किस तरह काम करते हैं कि प्रोग्राम स्टार्ट होगा, उसके बाद देखिए यहाँ पे हो सकता है कि कुछ सीक्वेंशियल फ्लो हो, वो स्टेटमेंट्स क्या होंगे, एग्जीक्यूट। उसके बाद एक्सप्रेशन मींस यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन। क्या होगा, कंडीशन होगा, जो यहाँ पे नॉर्मल जो पाथ है, नॉर्मल जो फ्लो है, इसी तरह सीधा उसको क्या करेगा, अल्टर करेगा कि अगर वो कंडीशन ट्रू है तो इस पाथ को इधर अल्टर करें, ये वाले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करें। अगर कंडीशन फॉल्स है फिर क्या करें, फिर दूसरा रास्ता इख्तियार करें। दूसरा रास्ता मीन्स कि प्रोग्राम के अंदर कोई रास्ता तो नहीं है, ये है कि अगर कंडीशन ट्रू हो तो फिर ये वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, अगर कंडीशन फॉल्स हो तो फिर ये वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो। यानी अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाले क्या होंगे, इग्नोर, ये एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। और अगर कंडीशन फॉल्स है फिर ये एग्जीक्यूट होगा, ये वाला पार्ट, ये इस ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट्स होंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब इस प्रोग्राम में हुआ ये कि जो सीक्वेंशियल फ्लो था प्रोग्राम का, स्टेप बाय स्टेप वो अल्टर हो गया। यहाँ पे ये जो एक स्टेटमेंट भी हो सकता है या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट भी हो सकते हैं, ये डिपेंडेंट है कंडीशन पे। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद है रिपीटिटिवली फ्लो ऑफ प्रोग्राम या रिपीटिशन। इन रिपीटिशन द प्रोग्राम रिपीट्स पार्टिकुलर स्टेटमेंट्स सर्टन नंबर ऑफ टाइम्स बेस्ड ऑन सम कंडीशन। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हम बार बार एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो रियल लाइफ में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें बार बार करनी पड़ती है, ठीक है। मैं आप लोगों ने देखा होगा जो पुराने ज़माने में थे, कुएं से पानी निकालने के लिए, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा एक बैल जो है ना, वो बार बार इसके क्या होता था, घूमता था और पानी ऊपर आता था, ठीक है। तो वो बैल का जो मोशन है, ठीक है, उसका जो एक रोटेशन है वो लूप है। क्या है कि यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ आता है, फिर जो है ना ये उस वक्त तक ये लूप चलता मतलब वो रोटेशन करता है जब तक कोई कंडीशन ट्रू ना हो। रिपीटिशन में भी ये है कि रिपीटिशन होगी जब तक कोई कंडीशन ट्रू ना हो। तो उसमें भी जो रियल लाइफ में अगर आप देखिए वो बेल कब तक रिपीट कर रहा है, इस लूप को कब तक चला रहे हैं, जब तक बाल्टी ना भरी हो। तो लूप जो है उसमें भी रिपीटिशन है, लेकिन जब तक कोई कंडीशन ट्रू ना हो तब तक वो क्या होगा, वो रिपीटिशन परफॉर्म होगा, ठीक है। रिपीटिशन में क्या है कि ये यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, ठीक है, इससे ऊपर सीक्वेंशियल फ्लो भी हो सकता है, सिलेक्शन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इसमें भी कोई कंडीशन होता है, ठीक है, ठीक है। जब तक कंडीशन ट्रू है तो ये जो स्टेटमेंट है या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। एक दफ़ा एग्जीक्यूट, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, पांचवी दफ़ा, छठी, जब तक ये कंडीशन ट्रू है। और जब ये कंडीशन फॉल्स होगा तो कंट्रोल फिर क्या आएगा, एंड की तरफ आएगा, नीचे आएगा, प्रोग्राम क्या होगा, कंप्लीट होगा या एंड होगा। अब यहाँ पे कंडीशन ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कंडीशन नहीं लगाते तो ये लूप तो फिर इधर ही ये मुसलसल जो है ना ये एग्जीक्यूट होता हो रहा होगा, और जब तक आप कंप्यूटर को ऑफ़ नहीं करते, ठीक है। बेसिकली ये टॉपिक हमारा अगले लेक्चर में है, तो फ़िलहाल हम इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। अच्छा, रिलेशनल ऑपरेटर क्यों इंपॉर्टेंट है? द एक्सप्रेशन विच डिटरमिन सिलेक्शन एंड रिपीटिशन आर यूजुअली कंपेरिजन आर डन विद रिलेशनल ऑपरेटर। वैसे रिलेशनल ऑपरेटर हम एक दफ़ा पढ़ भी चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, आप देख सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंस ये है कि ये दो जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं इनमें जो कंडीशन जो एक्सप्रेशन यूज़ होते हैं वो कंपैरिजन एक्सप्रेशन होंगे। और आपको पता है कि कंपैरिजन जो एक्सप्रेशन है वो किस चीज़ से बनते हैं, वो रिलेशनल ऑपरेटर उसमें यूज़ होते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं न्यूमेरिक वैल्यूज़, कैरेक्टर वैल्यूज़ के कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी छोटी है या बराबर है।
सी प्लस प्लस में 6 कितने रिलेशन ऑपरेटर हैं? 6 रिलेशन ऑपरेटर हैं जो यहाँ पे लिस्ट अटैच हैं। एक दफ़ा आप इसको रिवाइज करें, इसलिए मैं जल्दी आगे जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता है। इक्वल, नॉट इक्वल, लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन आर इक्वल टू, और ऑल द रिलेशन ऑपरेटर हैव लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी। ठीक है, एसोसिएटिविटी आपको पता है, अगर पता नहीं आप पिछला जो ऑपरेटर्स वाला लेक्चर है उसको आप लोग रिवाइज करें। ठीक है, एसोसिएटिविटी सिंपली क्या है? एसोसिएटिविटी के आपके ऑपरेटर किस साइड से परफॉर्म हो रहे हैं, तो इनकी जो है एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है। The value of relationship. So how a relation expression used in a program? Remember, all expression have a value. जितने भी एक्सप्रेशन होते हैं उनकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। हम जब अरिथमेटिक या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं x इक्वल टू एक्स प्लस 3y, ठीक है, तो एक्स वाई की कोई वे, तो इसका ये एक्सप्रेशन है हमारे पास, तो इसकी कोई ना कोई क्या होगी? वैल्यू होगी। कोई भी एक्सप्रेशन हो उसकी क्या होगी? वैल्यू होगी। रिलेशनल एक्सप्रेशंस आर आल्सो नोन एज बुलियन एक्सप्रेशन। इनको बुलियन एक्सप्रेशन भी कहते हैं। बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन क्यों कहते हैं? बुलियन मीन्स टू से नहीं, बुलियन टू से निकला है कि इन एक्सप्रेशन का जो वैल्यू होती है या 1 होती है या 0 होती है। एन एक्सप्रेशन दैट एवेल्युएट टू इधर ट्रू और फॉल्स, या वो ट्रू में होगा या फॉल्स में, विच मीन्स दियर वैल्यू कैन ओनली बी ट्रू और फॉल्स, कि उनकी वैल्यू क्या होगी? ट्रू और फॉल्स, या इसको ट्रू को आप 1 से एंड फॉल्स आप 0 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बुलियन जो बुलियन या रिलेशन एक्सप्रेशन है उनकी जो वैल्यू है वो सिर्फ 2 वैल्यू हो सकती है, ट्रू या फॉल्स, या 1 या 0। फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्टेटमेंट है x इज़ ग्रेटर देन y, तो ये या ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। इसी तरह y इक्वल टू एक्स, ये या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। ये लिखा इन सी प्लस प्लस रिलेशन एक्सप्रेशंस रिप्रेजेंट ट्रू स्टेट विद द नंबर 1। ट्रू स्टेट जो है वो 1 से रिप्रेजेंट करता है एंड फॉल्स स्टेट क्या करते हैं? 0 से। यानी जितने भी रिलेशनल एक्सप्रेशन है या बुलियन एक्सप्रेशन है उनका रिजल्ट या तो 0 में आएगा या 1 में। कंडीशन ट्रू हुआ, ठीक है, पूरे के पूरे स्टेटमेंट से क्या आएगा? 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक वेरिएबल है ए बी, 2 वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किए। मैं अगर लिखूँ a इक्वल टू 8 इज़ ग्रेटर देन 3 और यहाँ पे लिखता हूँ b इक्वल टू 8 इज़ लेस देन 3, यहाँ पे a और b की वैल्यू मैं प्रिंट कर रहा हूँ, तो a की वैल्यू जब प्रिंट होगी, आप इस प्रोग्राम को रन भी कर सकते हैं, तो 1 होगा। क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशनल ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर ज़रूरी नहीं है कि आप इफ़ या एल्स के साथ यूज़ करें, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये वैलिड स्टेटमेंट है, ये एग्जीक्यूटेबल है, ये एग्जीक्यूट होगा। a इक्वल टू 8 इज़ ग्रेटर देन 3, तो कंडीशन ट्रू है। मैंने आपको बताया था पिछले उसमें कि हर एक्सप्रेशन की कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो उसकी वैल्यू 1 होगी, तो a इक्वल टू 1। इसी तरह ये जब परफॉर्म होगा तो चूँकि ये फॉल्स है तो फॉल्स रिप्रेजेंट होगा 0 से, एंड b जब प्रिंट होगा b की वैल्यू 0 प्रिंट होगी। एज्यूम x इज़ 5, x की वैल्यू 5 है एंड y की वैल्यू 6 है एंड z की वैल्यू क्या है? 8 है। तो नीचे जो एग्जांपल है उनको हम देखते हैं। x की वैल्यू क्या है? 5 है, y की वैल्यू 6 एंड z की वैल्यू क्या है? 8 है। तो x इक्वल टू 5, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये क्या है? ट्रू है, क्योंकि x इक्वल टू 5 है। 7 इज़ लेस देन x प्लस 2, तो 7 इज़ लेस देन आर इक्वल टू, तो x की वैल्यू ऊपर देखिए, वेरिएबल की वैल्यू क्या है? 5 प्लस 2 7, 7 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 7, यस, यानी लेस देन आर इक्वल टू, तो ये इक्वल है, ये कंडीशन ट्रू है। z इज़ लेस देन 4,
जी की वैल्यू क्या है 8 है, तो 8 इज़ लेस देन 4, नो, ये जो स्टेटमेंट है इससे रिजल्ट क्या आएगा, ये फॉल्स है। और ये एक्सप्रेशन देखिए x प्लस 2 प्लस एक्स नॉट इक्वल टू वाई, ये क्या है, ट्रू है। देखिए 2 प्लस एक्स की वैल्यू 5 है, तो 2 प्लस 5 7 नॉट इक्वल टू वाई की वैल्यू 6 है, तो 7 नॉट इक्वल टू 6 ट्रू है, ठीक है, इक्वल नहीं है, तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। और इसी तरह z नॉट इक्वल टू 4, ये भी ट्रू है, क्योंकि z में वैल्यू 8 है और वो 4 का इक्वल नहीं है। x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 9, तो ये फॉल्स है, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो वो 9 से ग्रेटर आर इक्वल नहीं हो सकता। x इज़ लेस देन y मल्टीप्लाई 6, x इज़ लेस देन आर इक्वल टू, तो ये ट्रू है, क्योंकि y की वैल्यू 6 है, 6 मल्टीप्लाई 2 12, तो x इज़ लेस देन आर इक्वल टू 12, यस, क्योंकि x की वैल्यू क्या है 5 है। कंडीशनल स्टेटमेंट, अच्छा कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए C++ जो है वो 2 एलिमेंट्स या 2 कीवर्ड्स है, एक इफ़ स्टेटमेंट है और एक हमारे पास स्विच स्टेटमेंट है। तो दोनों को हम यहाँ पे देखते हैं। द इफ स्टेटमेंट स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। देयर आर 2 फॉर्म ऑफ द इफ, वन विद एन एल्स ब्रांच एंड वन विदाउट एल्स। द सिंथेटिक फॉर्म ऑफ दिस सिंपल इफ़ क्या है, ये सिंपल इफ़ का फॉर्म है कि इफ़ कंडीशन आगे स्टेटमेंट, अगर एक स्टेटमेंट लगानी है तो फिर यहाँ पे ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लगानी है उसकी बॉडी में तो आपने फिर ब्रैकेट लिखना है। एंड इफ़ एल्स की जो फॉर्म है वो क्या है, इफ़ कंडीशन एल्स। अब ये काम किस तरह करते हैं वो मैं आगे बताता हूँ। अब अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है, देखिए अगर किसी बॉडी इफ़ या एल्स की बॉडी में एक स्टेटमेंट हो तो इन ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हो, आप चाहते कि वो इस इफ़ के साथ एसोसिएटेड हो, तो फिर आपने इस ब्रैकेट को लिखना है। इसी तरह इफ़ एल्स में, अच्छा सिंपल इफ़ को देखिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं, सीक्वेंशियल फ्लो है, तो ये सारे स्टेटमेंट्स क्या होंगे, एग्जीक्यूट। अब बात यहाँ पे आ गई कि यहाँ पे ये स्टेटमेंट्स जो है ये हमारा सिलेक्शन है, ये कंडीशन बेस पे है। अगर कंडीशन हुआ क्या, ट्रू, इस सिंबल को मैं यूज़ करता हूँ किस चीज़ के लिए, ट्रू के लिए। अगर कंडीशन हुआ ट्रू तो इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी, इसकी बॉडी इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, एग्जीक्यूट। इसके एग्जीक्यूशन के बाद नीचे जो स्टेटमेंट्स होंगे, फॉर एग्जांपल सीक्वेंशियल फ्लो है, वो भी एग्जीक्यूट होंगे। अब अगर कंडीशन हुआ फॉल्स, इस सिंबल को मैं यूज़ करता हूँ फॉल्स के लिए, तो ये जो इसकी बॉडी है ये क्या होगी, इग्नोर होगी। क्या होगी, इग्नोर होगी। यानी ये दो स्टेटमेंट, फ़िलहाल दो स्टेटमेंट हैं, ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे। कंडीशन फॉल्स होगा, फॉल्स की सूरत में कंट्रोल डायरेक्ट इफ़ के नीचे आएगा, ठीक है। किसकी सूरत में, अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो कंट्रोल कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा। अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो उसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी। अच्छा, ये तो सिंपल इफ़ है। अब उसके बाद है इफ़ एल्स। देखिए ये वन वे कंडीशन है कि आप जब कोई कंडीशन लगाते, सिंपल कंडीशन लगाते, फॉर एग्जांपल आप एक नंबर यूज़र से नंबर लेते हैं, उसको सिर्फ आपने देखना है कि वो ग्रेटर देन 50 है या नहीं, या फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं है या नहीं, आप लिखते हैं कि अगर वो 50 से ऊपर है आपने प्रिंट करना है ग्रेटर देन 50। सिर्फ क्या करना है कि अगर 50 से ग्रेटर है तो आपने प्रिंट करना है ग्रेटर देन 50, ये वन वे कंडीशन है। दूसरा है टू वे, कि अगर 50 से ग्रेटर है तो आपने प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, ग्रेटर देन 50। अदरवाइज़, ये अदरवाइज़ या उर्दू में हम या कहते हैं कि अगर इस तरह वो ये करे, अगर नहीं हुआ ये काम करे, अगर ये ना हुआ तो वो इफ़ एल्स है। इफ़ एल्स में क्या है कि अगर ये कंडीशन क्या हुआ, ट्रू, ये सिंबल में ट्रू के लिए, तो ये क्या होगा, एग्जीक्यूट। इसकी बॉडी क्या होगी, एग्जीक्यूट। एल्स वाला पोर्शन क्या होगा, इग्नोर होगा, ठीक है। एल्स वाला पोर्शन क्या होगा, इग्नोर होगा।
लेकिन अगर कंडीशन हो गई फॉल्स तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, इग्नोर, एल्स वाला पोर्शन ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये रियल लाइफ में हम भी इस तरह करके फ़लाँ काम करें, ठीक है, हम कहते हैं कि फ़लाँ काम करें या फ़लाँ के पास है, अगर वो ना हुआ, ठीक है, तो हमें पता होता है कि अगर पहला जो स्टेटमेंट है अगर वो ट्रू ना हुआ फिर हमने दूसरा काम करना है, अगर पहला हुआ तो फिर दूसरे की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इफ़ एल्स इफ़, अब अगर मल्टी वे कंडीशन हो, एक तो ये है कि सिंपल कंडीशन है, फिर टू वे हैं, सिर्फ दो चॉइसेस है। उसके बाद अगर डिफरेंट हो कि ये काम करे अगर ये ना हुआ ये करे, अगर ये वो ना हुआ ये, तो ये सारे फिर इफ़ एल्स मज़ीद हम उसको क्या करते हैं, इफ़ एल्स को बेसिकली एक्सटेंड करते हैं। उसमें क्या करते हैं कि इफ़ कंडीशन एल्स, एल्स में फिर एक कंडीशन लगाते हैं, ठीक है, एल्स में फिर कंडीशन लगाते हैं। इसी तरह ये मल्टीपल 10, 20, 25 जितने भी आप चाहते हैं उतने लेवल तक ये आता है और आखिर में मैं एल्स लिखता हूँ। तो इसका एग्जीक्यूशन के अगर ये वाला पोर्शन क्या हो, अब यहाँ पे देखिए ये इफ़ है, ठीक है, ये इफ़ है, इसका ये एल्स है, ठीक है, ये एल्स है, ये इस एल्स के साथ ये इफ़ है और इसका एल्स ये है। तो अब अगर ये कंडीशन हुआ ट्रू, इसकी बॉडी होगी एग्जीक्यूट और ये दोनों पोर्शन क्या होंगे, इग्नोर, क्योंकि ये एल्स इग्नोर होगा। जब एल्स इग्नोर होगा तो ये जो नीचे है ये बेसिकली इस इफ़ के साथ है, तो ये पूरा एल्स जो है ये बेसिकली यहाँ तक ये पूरा इग्नोर होगा। अगर कंडीशन हुई फॉल्स तो इसकी बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगा। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी, अगर कंडीशन हुआ ट्रू तो ये पोर्शन एग्जीक्यूट होगा और ये वाला इग्नोर होगा, ठीक है। सेम सिनेरियो अगर ऊपर वाला कंडीशन फॉल्स हुआ तो उसकी बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब फिर यहाँ पे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर कंडीशन ट्रू हुआ, अब फॉर एग्जांपल अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो क्या होगा, ये वाला पार्ट इग्नोर होगा और ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो ये इफ़ एल्स इफ़ का जो है ना ये स्ट्रक्चर है। राइट अ C++ प्रोग्राम टू फाइंड अ नंबर इज़ ग्रेटर देन 100। इसमें देखिए इसमें वन वे कंडीशन है, ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ हमने देखना है कि एक नंबर 100 से बड़ा है या नहीं है। तो हमने सिंपल क्या करना है, इंट एक्स सी आउट एंटर अ नंबर, यूज़र से हम नंबर ले रहे हैं इस एक्स वेरिएबल में। इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन ये 100 है, अगर 100 से ग्रेटर है तो नंबर इज़ ग्रेटर देन 100। अब फॉर एग्जांपल एक यूज़र ने नंबर दे दिया 110, तो स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होगा, नंबर इज़ ग्रेटर देन 10। अगर एक यूज़र ने नंबर दिया 99 तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है, कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। अब हम कहते हैं नहीं, अगर कम है तो वो भी प्रिंट होना चाहिए, ठीक है, तो वो थोड़ा सा टू वे कंडीशन है। उसके लिए फिर क्या है, राइट अ C++ प्रोग्राम टू फाइंड अ नंबर इज़ ग्रेटर देन 100 आर नॉट, यानी ये अभी मैंने ऐड किया कि वो 100 से ग्रेटर है या नहीं है। तो अब उसमें देखिए इफ़ एल्स यूज़ हुआ, उसी तरह नंबर हमने लिया, फिर उसके बाद नंबर इज़ ग्रेटर देन 100, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये एग्जीक्यूट होगा, नंबर इज़ ग्रेटर देन 100। अदरवाइज क्या होगा, नंबर इज़ नॉट ग्रेटर देन 100, नंबर नॉट ग्रेटर देन 100। अब अगर एक बंदा नंबर देता है 120 तो कंडीशन जो है वो x इज़ ग्रेटर देन 100, यस, क्योंकि यूज़र ने x की वैल्यू क्या दी है 120, तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा और नीचे वाला इग्नोर होगा। अब अगर एक यूज़र ने 50 वैल्यू दी तो ये कंडीशन क्या होगा, यहाँ पे फॉल्स और कंट्रोल इसके बाद एल्स वाले पार्ट में आएगा, ठीक है। ये टू वे कंडीशन है, ठीक है, कि हम जब सिंपल इफ़ एल्स लगाते हैं, ठीक है, इफ़ एल्स, तो यहाँ पे हम इफ़ यानी अगर ट्रू हुआ तो ये वाला टास्क करें, अगर फॉल्स हुआ तो ये वाला। उसके बाद है थ्री वे इफ़ एल्स इफ़, ठीक है, तो यानी इफ़ कंडीशन ट्रू तो दिस, एल्स इफ़, फिर ये एल्स, तो ये मल्टी वे भी
हो सकते हैं। राइट अ C++ प्रोग्राम टू चेक विद वेदर अ नंबर इज नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो। तो हमने किस तरह चेक करना है? देखिए, हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन, कोई ऐसी स्टेटमेंट या कोई ऐसा कीवर्ड तो नहीं है कि हम इसको डायरेक्ट इसको फाइंड करें। तो हमारे पास लॉजिक ये है कि हम यूज़र से एक नंबर लेंगे n, अगर वो ज़ीरो से बड़ा हुआ, वो क्या हुआ? ज़ीरो से बड़ा हुआ, तो इसका मतलब है वो पॉजिटिव है। उसको हम चेक करेंगे कि अगर वो ज़ीरो से लेस हुआ, ठीक, फिर इसका मतलब है वो नेगेटिव है। अगर वो नंबर बराबर हुआ ज़ीरो का, तो उसका मतलब है वो नंबर क्या है? वो ज़ीरो है। ठीक है, तो ये जो है इफ़ एल्स इफ़ से होगी, क्योंकि तीन चीज़ें हैं। ठीक है, अगर सिर्फ एक चीज़ चेक होनी थी कि पॉजिटिव है, तो सिंपल जो है ना एक इफ़ काफ़ी थी। अगर हमने सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव देखना था, ठीक है, फिर इफ़ एल्स। लेकिन ये तीनों चीज़ें चेक करना है, तो इसके लिए हमें इफ़ एल्स इफ़ हमें लगाना पड़ेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इंट n एक नंबर है, सी इन वो हम यूज़र से लेते हैं n, इफ़ n इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, सिंपल कंडीशन है। ठीक है, इफ़ स्टेटमेंट को हमने इस तरह यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ सी आउट, मैं सिंपल लिख दूँ पॉजिटिव, तो इसका मतलब है वो पॉजिटिव हुआ। एल्स इफ़ n इज़ लेस देन ज़ीरो, तो इसका मतलब हुआ कि नंबर क्या हुआ? सी आउट नेगेटिव। एल्स सी आउट ज़ीरो। नंबर क्या है हमारे पास? ज़ीरो है। तो हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी है, वो तीनों को हमने कवर किया कि अगर नंबर ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो अगर ये कंडीशन ट्रू है, ये एग्जीक्यूट होगा, बाकी दो क्या होंगे? इग्नोर होंगे। अगर कंडीशन हुआ वो वाला फॉल्स, फिर यहाँ पे दोबारा चेक होगा कि वो लेस देन ज़ीरो है। अगर लेस देन ज़ीरो ना हुआ, तो फिर दोबारा कंडीशन ज़ीरो के साथ मैच करने की ज़रूरत भी नहीं है। देखिए, अगर एक नंबर बड़ा भी ना हुआ ज़ीरो से, छोटा भी ना हुआ, तो ऑलरेडी हम जानते हैं वो नंबर फिर क्या होगा? ज़ीरो होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 4 देता हूँ यहाँ पे, उसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। यहाँ पे 4 मैंने दी पॉजिटिव, यहाँ पे ये शो किया पॉजिटिव। अब मैं कोई नेगेटिव नंबर देता हूँ, माइनस नंबर देता हूँ, तो उससे क्या होगा? -5। तो ये देखिए वो मैसेज नेगेटिव। अब -5 जब दिया, नेगेटिव क्यों प्रिंट किया? क्योंकि सबसे पहले ये कंडीशन हुआ फॉल्स, कंट्रोल आ गया एल्स, तो ये कंडीशन ट्रू हुआ। अब मैं ऐसा नंबर दूंगा, यानी ज़ीरो दूंगा, ताकि ये दोनों कंडीशन क्या हो? फॉल्स हो, तो ज़ीरो। अब ज़ीरो पे क्या हुआ? ये कंडीशन भी फॉल्स हुआ, तो कंट्रोल यहाँ पे आया। ये कंडीशन चेक है, ये भी फॉल्स हुआ, तो फिर उसके बाद कंट्रोल कहाँ पे आ गया? एल्स वाले पोर्शन पे आ गया। राइट अ C++ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज़ ऑड और इवन, के नंबर क्या है? ऑड है या इवन है। देखिए, ऑड इवन के लिए कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि आप याद करें या क्या लॉजिक है। देखिए, लॉजिक ये है मैथमेटिक्स में, ठीक है, अगर मैथ में वैसे भी कोई पूछे कि ऑड नंबर और इवन नंबर कौन से होते हैं, ठीक है, एक तो ये कि आप कहते हैं 0 2, ठीक है। टेक्निकली क्या है कि वो नंबर जिसको हम 2 पे डिवाइड करें, उसका मॉड, उसका रिमाइंडर 0 आए, तो उसको क्या, वो क्या होते हैं? वो इवन नंबर होते हैं। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था कि तकसीम में दो चीज़ें आती हैं। मैं अगर 7 डिवाइडेड बाई 2 करता हूँ, तो 2 3 6 रिमाइंडर 1, ये रिमाइंडर है, ये कोशेंट है। तो तकसीम की सूरत में दो जवाब आते हैं, एक होता है रिमाइंडर और एक होता है कोशेंट। तो इन दोनों को फाइंड करने के लिए मैंने पहले भी बताया, दो अलग अलग ऑपरेटर हैं। कोशेंट को फाइंड करने के लिए ये ऑपरेटर हैं, और रिमाइंडर को फाइंड करने के लिए मॉड ऑपरेटर है। ठीक है, यानी अगर मैं लिखूँ कि c इक्वल टू कोई वेरिएबल है 7 डिवाइडेड बाई 2, तो इस 7 में क्या स्टोर होगा?
3 स्टोर होगा। ठीक है, बाकी आप लोगों को पता है इंटीजर डिवीज़न का कि इंटीजर डिवीज़न में रिज़ल्ट भी इंटीजर में आता है। और अगर मैं लिखूँ c इक्वल टू 7 मॉडुलस या मॉड ऑपरेटर 2, तो रिज़ल्ट क्या आएगा 1। 1 क्या होता है कि इससे रिमाइंडर क्या आया। तो हाँ, अब मैं अगर 6 को डिवाइड करूँ, 6 मॉड 2 d इक्वल टू, तो इसमें क्या स्टोर होगा 0। क्यों? क्योंकि 6 डिवाइडेड बाई 2 3 6 पूरा एंड रिमाइंडर क्या हुआ 0। तो ऐसे तमाम नंबर जिनका 2 पे डिवाइड करे रिज़ल्ट 0 आता है वो क्या होते हैं, इवन होते हैं। बाकी तो आप लोगों को समझ आती है। कुछ लोग कहते हैं कि 0 फिर किस तरह हुआ। ठीक, 0 को अगर मैं डिवाइड करूँ 2 पे तो 2 0 0। ठीक है, 2 0 0, रिमाइंडर भी 0, क्वोशंट भी 0 एंड रिमाइंडर भी 0। ये भी क्या है, सॉरी ये 0 भी क्या है, ये भी इवन है। तो हमने ऐसा, अब हम यूज़र कोई भी नंबर देगा n, हमने आगे चेक करना है कि अगर वो 2 पे उसको क्या करना है, मॉड करना है। ठीक है, उस n मॉड 2 करना है कि अगर हम n मॉड 2 कर दें और उसका रिज़ल्ट 0 आए तो इसका मतलब है वो इवन है, अदरवाइज़ क्या है, ऑड है। तो उसके लिए हम प्रोग्राम लिखते हैं, उसी प्रोग्राम को एडिट करते हैं ताकि टाइम कम लगे। हमारे पास एक नंबर है, नंबर भी हमने यूज़र से ले लिया। तो अब हम किस तरह, देखिए इसमें 2 चीज़ें, 2 ऑप्शन है कि ऑड होगा या इवन। तो इफ़ n मॉड 2, ठीक है, n मॉड 2 से तो क्या होगा, या 1 आएगा या 0। अब उसको कंपेयर करना है कि अगर वो 0 आ गया है, यानी n मॉड 2 परफॉर्म हो गया, उससे रिज़ल्ट 0 आया, तो इसका मतलब है ये क्या है, सी आउट इवन नंबर, एल्स उसके अलावा फिर सारे नंबर्स क्या हैं, ऑड हैं, सी आउट ऑड। अब हम इसको रन करते हैं। यूज़र एक नंबर देगा 4, इवन नंबर। यूज़र दोबारा कोई नंबर देगा 7, ऑड नंबर। ठीक है, तो ये चीज़ देखिए, आप ये याद ना करें। अक्सर स्टूडेंट्स इसी चीज़ को याद करते हैं कि इवन फाइंड करने के लिए n मॉड 2 इक्वल टू 0 तो वो इवन होगा, n मॉड 2 इक्वल टू 1 वो ऑड होगा। ठीक, आप जो लॉजिक होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है उसकी जो असल जो लॉजिक होते हैं उसको समझिए, उसके बाद कोड में आप इसको क्या करें, कन्वर्ट करें। ठीक है, उसके बाद राइट अ C++ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ ईयर इज़ लीप ईयर और नॉट। यानी फॉर एग्जांपल आपने कोई साल देना है, जिस तरह 2020 है या 2021 है। ठीक है, तो उसको आपने फाइंड करना है कि वो लीप ईयर है या नहीं है। देखिए, लीप ईयर के लिए कोई भी कीवर्ड या कोई भी जो है इसी तरह स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शन नहीं है C++ में। पहले आपने लीप ईयर को समझना है। लीप ईयर वो होता है जो 4 पे डिवाइड होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2017, इसको अगर 4 पे आप डिवाइड करते पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक, इसको अगर आप मॉड करें, मॉड 4, तो ये पूरा डिवाइड नहीं होता, इसमें रिमाइंडर 1 आता है। इसी तरह 2018, इसको अगर आप 4 पे डिवाइड करें तो इसका मॉड आता है 2। इस तरह 2019 अगर आप 4 पे मॉड ले लें, रिमाइंडर फाइंड करें तो 3 रिमाइंडर आएगा। 3 रिमाइंडर जब आता है इसका मतलब है ये पूरा तकसीम नहीं हो रहा। और 2020 अगर आप मॉड 4 ले लें तो वो उसका जो क्या है रिमाइंडर है वो क्या आएगा, इक्वल टू 0 होगा, वो पूरा तकसीम होगा। तो जो साल 4 पे पूरा तकसीम होता है वो लीप ईयर है। वैसे तो हम कहते हैं कि हर 4 साल 2020 लीप ईयर है, 2024 भी लीप ईयर होगा, 2028 भी लीप ईयर होगा, 2032 भी लीप ईयर होगा। लेकिन लीप ईयर के पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि अगर वो 4 पे डिवाइड हो रहे हैं
तो अब हमने सिंपल इफ स्टेटमेंट में ये देखना है कि वो ईयर जो कोई नंबर देगा वो 4 पे डिवाइड हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है लीप ईयर, अदरवाइज फिर क्या है, लीप ईयर नहीं है। तो वही नंबर, फॉर एग्जांपल वो जो नंबर है ऊपर वेरिएबल वो हमारे पास ईयर है, तो या आप इंट अगर वेरिएबल नाम चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आप वेरिएबल नाम कोशिश करें कि रिलेटेड हो, जिस पर्पस के लिए आप यूज़ करते हैं उसी तरह नाम रखना। तो इसमें होगा क्या कि आपने यूज़र से ईयर आपने यूज़र से एज ए इनपुट लेना है, वो हमने यहाँ पे सीन में ले लिया। अब उसने आपने चेक करना है इफ़ ईयर mod 4 इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वल टू 0 अगर है तो इसका मतलब है सी आउट लीप ईयर, एल्स सिंपल मैं मैसेज प्रिंट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 2019 नॉट अ लीप ईयर। अब मैं 2020 लीप ईयर, क्योंकि ये 4 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो इसी तरह प्रॉब्लम्स जो होते हैं जिसमें हमने किसी कंडीशन बेस पे डिसीजन लेनी होगी, तो वहाँ पे हमारे पास इफ़ या इफ़ एल्स ये सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो है ना यूज़ होते हैं। इसी तरह ये भी एक प्रॉब्लम है कि राइट अ C++ प्रोग्राम टू इनपुट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट। आपने क्या करना है, यूनिट एज ए इनपुट लेना है, ठीक है। यूनिट आपको पता है कि 20, 100, 200, 300 यूनिट्स होते हैं। एंड कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन फर्स्ट 50 यूनिट। यानी अगर आपके 1 से लेके 50 तक यूनिट है, फिर आपके जो यूनिट्स होंगे फॉर यू मल्टीप्लाई होंगे, जो रेट होगा वो फी यूनिट आपको पड़ेगा 0.50 का। अगर आपका और फॉर नेक्स्ट 100 यूनिट, ठीक है, ये अगर फर्स्ट जो आपके 50 यूनिट्स होंगे, ठीक है। अब अगर आप नेक्स्ट 100 यूनिट मींस के 50 से 150 तक, ठीक है, ये पहले इसी रेशियो से कैलकुलेट होंगे। उसके बाद जो 100 यूनिट होंगे उसका रेट डिफरेंट होगा, उसके बाद जो 100 होंगे डिफरेंट होगा, उसके बाद ठीक जो होगा उसका डिफरेंट होगा। ये फिर डिफरेंट जो है ना स्लैब्स जो स्टेजेस दिए हैं, उसके बाद इनको आपने कैलकुलेट करके सम करके उसके बाद जो बिल आएगा उसके ऊपर 20% आपने मज़ीद टैक्स लगा के टोटल बिल डिस्प्ले करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी है तो हमारा टाइम ज़्यादा लेगा। उसके बाद है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्ट्रक्चर गिव द कंप्यूटर द पावर टू चूज़ फ्रॉम अमॉन्ग मैनी अल्टरनेटिव, ठीक है। अगर फिक्स अल्टरनेटिव है, देखिए इफ़ स्टेटमेंट में हम इस तरह करते हैं कि इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 50, ठीक है। ग्रेटर देन 50 वो नंबर अरब भी हो सकता है, करोड़ भी हो सकता है, लाखों में भी हो सकता है, यानी फिक्स नहीं होता। जो स्विच स्टेटमेंट में हम फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है, 2-3 लिमिटेड वैल्यू होती है, तो वहाँ पे इफ़ एल्स की बजाय हम क्या यूज़ करते हैं, स्विच स्टेटमेंट। instead of using multiple if statement, C++ also provide a special control structure। basically switch statement जो है वो if की सूरत में क्या होते हैं, यूज़ होते हैं, उसकी जगह पे यूज़ होते हैं। इसका सेंटेक्स क्या है, स्विच। यहाँ पे आपने कोई कंडीशन नहीं लिखना, ठीक है। यहाँ पे आपने इंटीजर, ठीक है, वैल्यू या वेरिएबल, वैल्यू का तो कोई फ़ायदा नहीं, वो तो फिक्स वैल्यू होगी, फिर तो इतने बड़े उस वेरिएबल या एक्सप्रेशन लेकिन एक्सप्रेशन कौन सी एक्सप्रेशन, इंटीजर, ठीक है। इंटीजर एक्सप्रेशन हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि वो एक्सप्रेशन जिसका रिज़ल्ट भी इंटीजर आए। तो या तो कोई जिस फॉर एग्जांपल एक्स वाई दोनों कोई वेरिएबल है इंटीजर, एक्स प्लस वाई वहाँ पे लिख सकते हैं। वो पहले क्या होगा, एवेल्यूएट होगा, यानी कोई वैल्यू में फॉर एग्जाम्पल उसकी रिज़ल्ट 6 आया। उसके बाद केस आपने केस यहाँ पे उन वैल्यूज़ को कंपेयर करना है कि अगर वो वैल्यू ये हुई, ठीक है,
यानी उस वेरिएबल में, उस x में जो वैल्यू होगी और ये वैल्यू ये अगर सेम हुई तो फिर ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर ये मैच नहीं हुई तो फिर यहाँ इसी के साथ कंपेयर होगा, अगर वो न हुई तो इसके साथ कंपेयर हो गई। अगर सारे केसेस के साथ वो वैल्यू मैच नहीं हुई फिर क्या होगा, डिफ़ॉल्ट वाला एग्जीक्यूट होगा। डिफ़ॉल्ट के अंदर जो स्टेटमेंट्स होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। अब क्वेश्चन ये है कि ये ब्रेक स्टेटमेंट हम बार बार क्यों यूज़ करते हैं, ये ब्रेक स्टेटमेंट बार बार क्यों यूज़ करते हैं। फॉर अ वेरिएबल x द स्विच स्टेटमेंट टेस्ट वेदर x इज इक्वल टू द कांस्टेंट वैल्यू x वैल्यू, यानी ये कोई वैल्यू होगी, ठीक है, कि क्या इसके साथ वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। द स्विच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स, फॉलोइंग रूल्स के मुताबिक स्विच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। फर्स्ट रूल ये है, आप इसको पास करके पढ़ सकते हैं, सेकंड ये है एंड थर्ड रूल ये है। अब हम एक एक देखते हैं। ये स्विच स्टेटमेंट है। फर्स्ट रूल क्या कहते हैं कि व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज मैच अगेंस्ट अ केस वैल्यू, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ये कोई वेरिएबल है इंट x सी इन x, यूज़र ने वैल्यू दी, ठीक है। आपने कोई मैसेज लगाया कि 1 से 3 के दरमियान कोई वैल्यू दे, ठीक है। तो अगर इस x की वैल्यू मैच हो गई 1 के साथ, ठीक है, ये 1 केस 1 2 ये कोई सीक्वेंस नहीं, कोई भी वैल्यू आप लिख सकते हैं, आप 10 20 30 भी लिख सकते हैं, ठीक है, किसी भी वैल्यू के साथ अगर आप मैच करते हैं। अब ये अगर इसके साथ मैच हो गई, ठीक है, इसको लेबल भी कहते हैं। द स्टेटमेंट एग्जीक्यूट अनटिल ईदर ब्रेक स्टेटमेंट इज फाउंड आर एंड ऑफ द स्विच स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें यह है कि अगर फर्स्ट ये वाली में वैल्यू मैच हो गई, फॉर एग्जांपल 1 मिनट के लिए आप ये कंसीडर एज्यूम करें कि ये ब्रेक स्टेटमेंट कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यूज़र ने दी वैल्यू 4, ठीक है, फिर क्या होगा, इसके साथ x की वैल्यू क्या है 4, इसके साथ कंपेयर करेगा, मैच होगा, नहीं मैच नहीं होगा, ठीक है, तो कंट्रोल नेक्स्ट केस पे आएगा। यहाँ पे 2 है, उसमें 4 है, तो ये दोनों वैल्यू आपस में मैच नहीं होगी, कंट्रोल नेक्स्ट केस पे आएगा। 3 और इसके साथ कंपेयर होगा, वो 4 है तो मैच नहीं होगा, कंट्रोल डिफ़ॉल्ट फिर एग्जीक्यूट होगा। सॉरी, जब सारे केसेस मैच नहीं होते तो बाय डिफ़ॉल्ट जिस तरह इफ़ एल्स की सूरत में हम एल्स, अगर कंडीशन ट्रू ना हो तो एल्स, यहाँ पे अगर कोई केस नहीं मिलता फिर डिफ़ॉल्ट वाला जो पोर्शन है वो एग्जीक्यूट होते हैं। अच्छा, अब अगर वैल्यू है 3, ठीक है, फिर क्या होगा, ये मैच नहीं होगा, ये मैच नहीं होगा, ये मैच होगा, ये एग्जीक्यूट होगा 3, ठीक है। अब उसके बाद, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल वैल्यू है 2, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल कोई भी ब्रेक नहीं है, अब आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी ब्रेक नहीं है, ब्रेक स्टेटमेंट हमने नहीं लगाई, तो ब्रेक स्टेटमेंट न लगाने से क्या होगा कि यहाँ पे इस वैल्यू के साथ x की वैल्यू कंपेयर होगी, मैच नहीं होगी, कंट्रोल नेक्स्ट केस पे आएगा। नेक्स्ट केस पे जब आएगा कंट्रोल ट्रू होगा, सॉरी मैच होगा, तो मैच का मतलब है कि ये केस ट्रू है, ये एग्जीक्यूट होगी, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये भी होगा, उसके नीचे जितने भी है स्विच के एंड तक। क्योंकि इस रूल को आप थोड़ा सा गौर से पढ़े, व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज मैच अगेंस्ट द केस, जब मैच हो जाए फिर क्या होता है, द स्टेटमेंट एग्जीक्यूट अनटिल ब्रेक स्टेटमेंट इज फाउंड, आर फॉर एग्जांपल जब तक या तो अगर ब्रेक स्टेटमेंट उसको फाइंड हो गया, यानी ब्रेक स्टेटमेंट आ गया, ब्रेक स्टेटमेंट तो हमने 1 मिनट के लिए कहा कि वो फॉर एग्जांपल नहीं है, आर द स्विच स्ट्रक्चर आर द एंड ऑफ द स्विच स्ट्रक्चर, या एंड के स्विच के एंड तक। तो ये नुकसान है कि हमने सिर्फ क्या करना था कि अगर वैल्यू 2 है सिर्फ 2 प्रिंट करना था, तो बाकी भी उसके साथ एक दफ़ा जब ट्रू हो जाता है इसमें स्विच स्टेटमेंट में, फिर सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते, फिर कोई केस मैच नहीं होता, वैसे ही सारे केसेस ट्रू हो जाते हैं। तो इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ होते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट क्या है, अब फॉर एग्जांपल ब्रेक है, ठीक है, अब ब्रेक क्या कर दिया हमने, बहाल कर दिया। अब फॉर एग्जांपल x की वैल्यू 2 है, तो यहाँ से कंपेयर होगा, मैच नहीं होगा, कंट्रोल यहाँ पे आएगा 2 पे, यहाँ पे मैच होगा, तो फॉर एग्जांपल कंडीशन ट्रू हुआ, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी,
उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है, ये भी उस केस का हिस्सा है। तो ब्रेक स्टेटमेंट का काम है कि वो आपको करंट ब्लॉक से कंट्रोल को बाहर निकालता है, ठीक है। फिलहाल हम सिर्फ स्विच स्टेटमेंट की बात करते हैं, जब हम लूप पे पहुंचेंगे तो वो लूप से भी कंट्रोल को बाहर निकालता है। तो ये क्या, क्योंकि बाकी स्टेटमेंट हमने एग्जीक्यूट नहीं करने, तो जहाँ पे ब्रेक होगा, ब्रेक कंट्रोल को स्विच स्टेटमेंट से बाहर कंट्रोल को निकालते हैं, ठीक है। अब समझ आ गई कि अब अगर हम ट्रू दे दें तो सिर्फ ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, बाकी जो एक्स्ट्रा स्टेटमेंट है 3 रॉन्ग वैल्यू ये वाली एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ठीक है। वैसे लास्ट वाले में अगर आप ब्रेक यूज़ करें या ना यूज़ करें उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। अच्छा, ये तो होता फर्स्ट रूल। सेकंड रूल क्या है, इफ़ द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन डजंट मैच एनी ऑफ द केस, अगर किसी भी केस के साथ मैच ना हो, यानी ये केस एक केस है, दूसरा केस है, तीसरा केस है, फिर क्या होगा, डिफ़ॉल्ट लेवल एग्जीक्यूट, डिफ़ॉल्ट लेवल एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट उसमें जो भी मैसेज आप लिखते हैं वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। थर्ड क्या है, अ ब्रेक स्टेटमेंट काज एन इमीडिएट एग्जिट फ्रॉम द स्विच। वो मैंने पहले भी बताया था कि ब्रेक स्टेटमेंट का काम क्या होता है कि जब कोई एक केस ट्रू हो जाता है, वो एग्जीक्यूट होता है, तो बाकी केसेस को, ताकि बाकी केसेस एग्जीक्यूट ना हो, हम ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट इमीडिएटली कंट्रोल को स्विच स्टेटमेंट से बाहर निकालता है, ठीक है। राइट अ C++ प्रोग्राम टू क्रिएट सिंपल कैलकुलेटर यूजिंग स्विच केस, ठीक है, स्विच स्टेटमेंट या स्विच केस। ये किस तरह प्रोग्राम होता है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग 2 वेरिएबल ए बी एंटर करें और उसके बाद एक ऑपरेटर आप सेलेक्ट करें, प्लस माइनस, ज़रब, तकसीम या मल्टीप्लिकेशन, कोई एक जो है सॉरी वो लिखे मॉड, तो उसी के मुताबिक फिर जो यूज़र ने अगर प्लस दिया तो इन दोनों नंबर को प्लस करें, अगर माइनस दिया तो माइनस करें, मल्टीप्लाई का सिंबल दिया तो मल्टीप्लाई करें, डिवीज़न का दिया तो डिवाइड करें, ठीक है। अब हमें ये समझ तो आती है कि नंबर को स्टोर करने के लिए हमारे पास जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, ठीक है, इंटीजर, फ्लोट, वो हम यूज़ करेंगे। इनको स्टोर करने के लिए शायद हम पढ़ चुके हैं कैरेक्टर, ठीक है, ये कैरेक्टर हैं, ठीक है। कीबोर्ड पे जितने भी आपको सिंबल नज़र आते हैं वो कैरेक्टर हैं, तो इसके लिए इसको स्टोर करने के लिए हम कैरेक्टर डेटा टाइप यूज़ करते हैं। हम पहले 2 वेरिएबल लेते हैं, ए बी इंट, बल्कि एक्स वाई, सी इन, एंटर, फर्स्ट नंबर शॉर्ट लिखता हूँ, सी इन, एक्स, सी आउट, एंटर, ऑपरेटर, ठीक है। यानी ऑपरेटर कौन सा होगा, इनके दरमियान आपने क्या करना है, जिस तरह कैलकुलेटर में आप एक नंबर कैलकुलेटर पे सिलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद प्लस माइनस या कोई सिंबल आप ऑपरेटर सेलेक्ट करते हैं, फिर दूसरा, तो ऑपरेटर को स्टोर करने के लिए कैरेक्टर ओपी में नाम देता है, ठीक है। ये एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया जिसमें कैरेक्टर टाइप डेटा स्टोर होगा, तो सी इन ओपी, उसके बाद सी आउट, एंटर, सेकंड नंबर, सी इन वाई। अब क्या है, अब जो केस होगा, जो हमारा जो केस होगा वो किस चीज़ की बुनियाद पे, जो हमारा कंडीशन है वो किस चीज़ की बुनियाद पे है, ऑपरेटर पे। एक तो हम इस तरह भी कर सकते, इफ़ ओ पी इज़ इक्वल टू क्या, प्लस, ठीक है। सिंगल कोट्स में क्यों लिखता हूँ, हमें पता है कि कैरेक्टर टाइप जो होगा वो सिंगल कोट्स के अंदर हमने लिखना है, ठीक है। तो हमने सिंपल क्या करें, सी आउट सम इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। एल्स इफ ओ पी इक्वल टू सिंगल कोट्स माइनस, ठीक है, सी आउट डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ठीक है। एज इफ, ठीक है।
तो ये एल्स इफ़ जो मतलब इसी तरह जो चॉइसेस होते हैं, डिफरेंट चॉइसेस होते हैं, उसमें से एक सेलेक्ट करना होता है। वो इफ़ एल्स इफ़ से भी सॉल्व होता है, लेकिन इसका जो अल्टरनेटिव है वो केस स्टेटमेंट ज़्यादा ईजी है, ज़्यादा आसान है उसका स्ट्रक्चर। अभी आप देखिए, इसको अगर हम स्विच स्टेटमेंट्स के साथ करें तो स्विच यहाँ पे ओपी, ठीक है, मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे जो स्विच स्टेटमेंट के अंदर जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, इंटीजर। तो मैंने आपको बताया था डेटा टाइप्स में कि जो कैरेक्टर टाइप है वो बेसिकली जो टाइप है वो इंटीजर टाइप है, लेकिन उसमें कैरेक्टर वैल्यू भी स्टोर होते हैं। वो तो सिंबल तो इंटरनली सिंबल स्टोर नहीं होते, हर सिंबल के अगेंस्ट एक न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक आस्की कोड स्टोर होता है। चलो वो और कहानी है, लेकिन हम अब केस मैच करते हैं। केस, अगर केस हुआ क्या, प्लस, ठीक है, वहाँ पे हमने वैल्यू 1 2 लिखी थी, यहाँ पे 1 2 नहीं किया, प्लस, वैल्यू क्या है, प्लस। अगर वैल्यू प्लस हो, आगे सेमी कॉलन नहीं सिंपल कॉलन लगाना है। तो केस के साथ कोई भी आपने ब्रैकेट नहीं लिखने, सी आउट जितने भी स्टेटमेंट लिखने आपने, कोई मसला नहीं। उसी तरह सम इक्वल टू एक्स प्लस वाई, उसके बाद चलो एक दफ़ा हम ब्रेक नहीं लिखते, उसके बाद केस, दूसरा केस क्या, माइनस, ठीक है, सी आउट डिफरेंस इक्वल टू एक्स माइनस वाई, केस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, सी आउट मल्टीप्लिकेशन को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई वाई, और लास्ट में डिफ़ॉल्ट, ठीक है, डिफ़ॉल्ट डी, यानी अगर इनमें से कोई फॉर एग्ज़ाम्पल 2 सिंबल अब मैंने छोड़ दिए हैं, वो फिर लंबा हो जाते हैं। अगर ये जो रिक्वायर्ड है, ये 2 जो केसेस में अगर इनके अलावा है तो हम प्रिंट करते हैं रॉन्ग ऑपरेटर। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें सिर्फ रिक्वायर्ड है ये 3 जो ऑपरेटर है, ठीक। तो अब मैं अगर यहाँ पे एक नंबर दे दूँ 5, दूसरा नंबर दे दो, और सॉरी उसके बाद ऑपरेटर में दे दूँ मार्ड, क्योंकि मार्ड हमने प्रोग्राम में नहीं लिखा, और यहाँ पे नंबर दे दो 5, तो रॉन्ग ऑपरेटर। रॉन्ग ऑपरेटर क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये जो ओप था उसमें मॉड वाला था, वो यहाँ के साथ मैच हुआ, मैच नहीं हुआ, यहाँ इसके साथ हुआ, इसके साथ हुआ, आखिर जो है ना वो डिफ़ॉल्ट वाला एग्जीक्यूट हुआ। अब मैं अगर दे दो पहला नंबर 6, दूसरा नंबर ऑपरेटर प्लस, और दूसरा नंबर 6, तो ये देखिए सम इक्वल टू 12, डिफरेंस इक्वल टू 0, प्रोडक्ट इक्वल टू 36 एंड रॉन्ग ऑपरेटर। एक दफ़ा जब वो ट्रू हुआ तो उसके साथ सारे ट्रू हो गए। तो अब इस चीज़ को मतलब हमें सिर्फ प्लस दिया तो प्लस वाला एग्जीक्यूट होना चाहिए। इस चीज़ को मतलब ख़त्म करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। ब्रेक स्टेटमेंट ये एक कंप्लीट स्टेटमेंट है, ठीक है। ब्रेक सेमीकोलन ये एक कंप्लीट स्टेटमेंट है। इसका काम क्या है कि ये यहाँ से जहाँ पे ये अकर हो वहीं से आपका जो कंट्रोल है वो बाहर निकालते हैं स्विच स्टेटमेंट से, ठीक है। अब उसी जो अभी हमने किया था उसी को आप देखें, 6 + 6। अब देखिए सम इक्वल टू 12। पिछले जो रिज़ल्ट में आपने देखा कि वो सारे उसके साथ आ गए। अब जो बाकी नहीं आए उसकी वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पे जब मैच हुआ प्लस के साथ, क्योंकि ऑपरेटर में भी प्लस था, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई। उसके बाद जब कंट्रोल इस स्टेटमेंट पे आ गया तो इस स्टेटमेंट का काम है कि कंट्रोल को बाहर निकाला स्विच स्टेटमेंट के। स्विच स्टेटमेंट यहाँ इस ब्रैकेट से स्टार्ट हो रहा है, इस ब्रैकेट नीचे वाले इस ब्रैकेट पे एंड हो रहा है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो आप लोग पूछ सकते हैं, किसी चीज़ की अगर समझ नहीं आई हो